नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं आपकी सोशल साइंस टीचर एक बार फिर से जुड़ गई हूँ आपके साथ और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था का दूसरा अध्याय। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इस चैप्टर के को शुरू किया था और आय की अवधारणा के विषय में जाना था। कुछ बेसिक से चीजें हमने जानी थी, फिर हमने प्रति व्यक्ति आय के विषय में भी जाना था, राष्ट्रीय आय भी समझा था। और जो टॉपिक हमने शुरू किया था, जिसको हमने अंत समय में डिस्कस किया था, वो था राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं। ये हमने सकल घरेलू उत्पाद को डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा इसे कनेक्ट करते हुए हम फिर से आगे बढ़ेंगे ताकि रिकॉल हो सके चीजें आपको, और उसके साथ ही आगे की चीजों को हम और बेहतर तरीके से समझ सके। बच्चों, राष्ट्रीय आय जो है ना, उसके के विषय में हम जानते हैं कि किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर, है ना, किसी भी राष्ट्र में जो वहां पर जो भी कुछ अंतिम वस्तुएं होती हैं, अंतिम सेवाएं होती हैं, उनके कुल मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। हमने कल इसको पढ़ा था। अब हम जान रहे थे कि राष्ट्रीय आय की गणना और इसका वर्गीकरण कैसे होता है। इसके कारण हम सूचकांकों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, ये सूचकांक क्या है? सूचकांक, सूचकांक, है ना, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हमने बना रखे हैं जिससे कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा को अच्छे तरीके से समझने में हमें मदद मिलती है। सबसे पहली चीज हमने डिस्कस की थी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम इंग्लिश में बताएं इसको, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। शॉर्ट में इसको हम जीडीपी भी कहते हैं। बच्चों, एक वित्तीय वर्ष याद कीजिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है। और अभी हम कौन से वित्तीय वर्ष में हैं? हम 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के वित्तीय वर्ष में अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, तो एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश की राजनीतिक या भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित जितने भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनके कुल मौद्रिक मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जानते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये जो उत्पादन है, ये विदेशी व्यक्ति ने किया है या हमारे किसी भारतीय व्यक्ति ने किया है। मैटर सिर्फ इतना करता है कि ये उत्पादन हमारे देश की सीमा के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया था। आपको अगर इसको और डिटेल में जानना है तो पिछला वीडियो देखिए। साथ ही साथ मैं बच्चों को बता दूं कि हमने ये जो आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल है डीईओ ऑफिस गोपालगंज का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से यूट्यूब चैनल है, जो कि हमारे बच्चों के लिए एक एक ऐसी पहल है जो आपको बोर्ड परीक्षा को अच्छे तरीके से क्रैक करने में, बेहतर मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, और बहुत ही सारे बच्चे इसका लाभ भी उठा रहे हैं। साथ ही साथ हमने अलग अलग विषयों के लिए क्लासेस करनी शुरू की है, जिसमें सोशल साइंस में आपके इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था, भूगोल, सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। राजनीति का ऑलरेडी एक चैप्टर अपलोडेड है, अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर हमने अपलोड कर रखा है, वो पूरा लेक्चर हो चुका है। उसमें आप देखोगे कि उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी भी प्रैक्टिस कराई गई है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ राजनीतिक शास्त्र का, राजनीति विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न वहां पे कराए गए हैं। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा हो, वो प्लीज चैनल पे जाएं और जाकर के इसको प्लेलिस्ट में जाके देखिए। क्लास 10 एसएससी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हमने पढ़ा क्या? सकल घरेलू उत्पाद। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा जीडीपी, इस देश की जीडीपी इतनी है, जीडीपी, हम जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, ये सारी चीजें इसी में आती हैं। बच्चों, इतना जान लो कि अगर आपके पॉकेट में 10 रुपए पड़े हैं और उस 10 रुपए से आपने एक समोसा खरीद के खाया, तो आपने समोसा खरीदा, ये क्या है? ये है अंतिम वस्तु। आपने उसके लिए 10 रुपए दिए, तो वो 10 रुपया दे करके आप जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हो, यानी हमारे देश की जीडीपी में उस समोसे की कीमत भी कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
देखो सुनने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से इसको ये डिफरेंशिएट होती है, इसमें अंतर है और बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही आसान है समझना। मैं यहाँ पर एक टेंटेटिव सा मैप बनाती हूँ आपके लिए। ऐसे तो आपके पास भारत का नक्शा होगा ही। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हमारे देश में आपने क्या देखा, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब कि इस बाउंड्री के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो भारतीय करे, विदेशी कंपनी करे, व्यक्ति करे, कंपनी करे, जो भी है, इस सीमा के अंदर उत्पादन होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उत्पाद की, तो वो चाहे इसके अंदर हो या बाहर हो, ठीक है, इन सभी को हम इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, इन सभी को, यानी कि आपके घर का कोई व्यक्ति अगर उसकी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही है और ऑस्ट्रेलिया में उसको जो भी आय हो रही है, जो भी उत्पादन हो रहा है, उसको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। कहने का मतलब कि जब जीडीपी में से देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ दिया जाता है। जीडीपी क्या थी, हमारे देश के सीमा के अंदर कुल प्रोडक्शन। अब इसमें जो फॉरेन से, विदेशों से हमारे देश में आय आ रही है, हमने उसको जोड़ दिया, और उसको जोड़ के उसमें से हम क्या घटा देंगे, जो हमारे देश के अंदर विदेशी कंपनी उत्पादन कर रही है, इसको हम यहाँ से घटा देंगे। यानी फॉरेन इंडियन वाले आय को हमने जोड़ लिया, और हमारे देश में जो अंदरूनी विदेशी कंपनियां हैं, इसकी आय को हमने यहाँ पे घटा दिया। एकदम सी आसान भाषा में समझो, हमारे देश के नागरिकों की कुल आय, चाहे वो देश में उत्पादन करें या फिर विदेश में, उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन इसमें हम क्या नहीं जोड़ेंगे, हमारे देश के अंदर अगर कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी अगर काम कर रहे हैं, तो उनके उत्पाद को हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। यही है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें आप इस राष्ट्रीय शब्द को पकड़ लीजिए, नेशनल, व्यक्ति या कंपनी राष्ट्र की होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए, देश की होनी चाहिए, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। ठीक है, उसको हम कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। पहला क्या था, जीडीपी, दूसरा जीएनपी, और तीसरा क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनएनपी। अब देखो बच्चों, इसको ऐसे समझिए, जब भी हम कोई उत्पादन करते हैं, कारखाने में, घर में, कहीं भी, किसी भी तरह का, तो उसमें कुछ घिसावट होती है। घिसावट का मतलब क्या हुआ, कि मान लीजिए कि आपने किसी काम को करने के लिए 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, अब 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए। इस 10 लाख में से एक साल में जब मशीनें चलेंगी, तो उन मशीनों की कीमत अब एक साल के बाद कितनी हो गई, 9 लाख। तो ये जो 1 लाख है ना, इसमें 1 लाख का अंतर आया ना, इसको हम बोलते हैं मूल्यह्रास, डिप्रिशिएशन, मूल्यह्रास, है ना। क्यों, क्योंकि यूज करने की वजह से उस वस्तु में इतनी घिसावट हुई, या उतना समझो कि चला गया, वो हमें वापस नहीं मिलेगा। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझो कि जब हम किसी जगह पे, मैंने आपको कल भी पिछली क्लास में बताया था बच्चों, कि आप ऐसे समझो कि एक बिस्किट का पैकेट है ना, बिस्किट का पैकेट जब एक बनता है, तो इसमें क्या क्या सामग्री लगी, इसमें लगा व्हीट फ्लोर, यानी कि गेहूं का आटा, इसमें लगी शुगर, इसमें लगा मिल्क, है ना, साथ में इसमें यूज हुए ड्राई फ्रूट्स। अब ये जो चीजें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, इन सब की भी कुछ ना कुछ कीमत तो होगी ना बच्चों, कुछ ना कुछ तो इसकी कीमत होगी। अब इस बिस्किट की कंपनी ने एक बिस्किट को बनाने में, अच्छा इसके अलावा इसके पैकेट के लिए रैपर, एक बिस्किट को बनाने में इसकी कंपनी ने मान लो 15 रुपए लगाए। बिस्किट की कंपनी ने इसको एक बिस्किट के पैकेट को बनाने के लिए 15 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब इस 15 रुपए में से ये सारी चीजें मैनेज करने में
लगभग 5 रुपए लग गए इनको मैनेज करने में। 5 रुपए, यानी 5 रुपए की ये सारी चीजें लगी, प्लस 1 रुपए का रैपर लगा, और तब जाकर के 15 रुपए की बिस्किट बनी। तो अब ये बिस्किट जब 15 रुपए में बिक रही है, तो हम नहीं कह सकते कि 15 रुपए पूरा का पूरा हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। क्यों नहीं कहेंगे? जब इसमें से हमने जो ये 5 और 1 6 रुपया जो हमने इसको बनाने के लिए लगाया है, जो हमें वापस वो तो खत्म हो गया ना, वो तो लग गया, वो घिसावट हो गई, वो मूल्यह्रास हो गया। तो हमारा शुद्ध कितना बचा? 9 रुपया। तो हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पर कितना हुआ? अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें तो शुद्ध उत्पाद कितना हुआ? 9 रुपए का हमने प्रोडक्शन किया, क्योंकि बाकी के 6 रुपए तो हमने कच्चा माल में, रैपर में और दूसरी चीजों में लगा दिए। इन्वेस्टमेंट हमारी कुल है 15, लेकिन 6 रुपए हमने इसको बनाने में लगाया, और हमें मिला कितना शुद्ध आय? 9 रुपए। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे समझो बच्चों कि उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों, कारखानों और संपत्तियों में से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घिस जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, जिसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से मूल्यह्रास को यानी कि डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो जो में हमें इसके बाद जो मिलता है उसे हम वास्तविक शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, कैसे जानेंगे इसको? कि मूल्यह्रास को जब हम जीडीपी में से घटा देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, मूल्यह्रास का डेफिनेशन भी पूछा जाता है, तो उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों, संपत्ति वगैरह में जो भी गिरावट होती है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। बहुत ही आसान है, एक दो बार देखिए, इसको देख करके लिखिए, समझिए, पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें जानना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का इतिहास क्या है। देखो, कोई भी चीज जो होती है ना, उसकी शुरुआत कभी ना कभी होती है। आपने भी पढ़ाई करनी कभी शुरू की होगी क्लास एलकेजी से या 1 से, है ना? तो ये जो शुरुआत होती है, इसको जानना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही बेस बनाता है और वो हमेशा हमें याद रह जाता है ना? आपके पेरेंट्स से पूछिएगा, जब आपका पहला जन्मदिन होगा, आपके मम्मी पापा को आपके जन्मदिन तो कई बने होंगे, लेकिन जो पहला जन्मदिन होता है वो याद रह जाता है। कुछ इसी तरीके से हम अब जानेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रीय गणना का इतिहास क्या है। देखो, सबसे पहला ऐतिहासिक प्रयास जो 1868 ईस्वी में हुआ था, मैं बता दूं, ये वाली स्लाइड वीवीआई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रश्न एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आते हैं। तो पहला ऐतिहासिक प्रयास किया गया था 1868 ईस्वी में, 1868 में। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था किन्होंने? दादा भाई नौरोजी। नाम याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, सोच लीजिए, पकड़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का और प्रति व्यक्ति आय की गणना का पहला प्रयास किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देखो, इतने में से ही आपके 4 प्रश्न आ गए। पहला प्रश्न, पहला प्रयास कब हुआ? 1868 में। दूसरा प्रश्न, किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। चौथा प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। और पांचवा प्रश्न, कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ये एक सेंटेंस, एक पॉइंट आपको 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी करा रहा है। तो आप देखिए कितने महत्वपूर्ण है सारे के सारे पॉइंट। बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, सुनिए। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला ऐतिहासिक प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1868 ईस्वी में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, अब फिर से महत्वपूर्ण, इन्होंने पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किन्होंने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने इस पुस्तक में बताया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज भारतीय लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे पूछेंगे ये अन ब्रिटिश रूल क्या है?
पॉवर्टी तो गरीबी है। अन ब्रिटिश रूल क्या है? जबकि भारत तो उस समय ब्रिटिश रूल में था, तो अन ब्रिटिश क्यों? तो देखो, ब्रिटेन उस समय का एक ऐसा देश था, बहुत ही समृद्ध देश था पूरे विश्व में, है ना। वहां के लोग समृद्ध होते थे, अच्छा जीवन जीते थे, उनके जीवन का स्तर बहुत अच्छा होता था। ऐसे में भारत, जहाँ की उसी ब्रिटेन का रूल था, लेकिन यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ही खराब थी। यानी कि ब्रिटिश रूल में होते हुए भी अन ब्रिटिश रूल किस तरीके से भारत में था, ये इन्होंने इस पुस्तक में बताया, और इसीलिए ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इन्होंने, दादा भाई नौरोजी जी ने 1868 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की, उस समय ये इन्हें ₹20 यानी कि मात्र ₹20 वार्षिक, ₹20 वार्षिक समझ रहे हो, यानी कि एक व्यक्ति उस समय औसतन पूरे वर्ष मेहनत करके ₹20 कमाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद का भारत, इसके बाद का प्रयास। अब भारत सरकार, ये तो आपने देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना क्या थी। अब हम जानेंगे कि भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय की गणना के क्षेत्र में, राष्ट्रीय आय के विकास के क्षेत्र में, देश की अर्थव्यवस्था के विकास के क्षेत्र में किस तरीके से योगदान दिए, किस तरीके से प्रयास किए। तो देखिए, भारत सरकार ने अगस्त 1949 में, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, मैं कह रही हूँ ये जितने भी पॉइंट्स चल रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ, तो 1949 अगस्त में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। किसने? भारत सरकार ने। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया? अगस्त 1949, अगस्त 1949 में किया, और इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने की थी। नेक्स्ट, अभी यहाँ भी ये भी देखो कि अब आज के समय में ये तो हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में इसका गठन किया गया इनकी अध्यक्षता में। लेकिन आप ये प्रश्न उठा सकते हो, और बहुत ही कॉमन है और आता भी है, कि आखिर ये राष्ट्रीय आय की गणना, जो कि हम कहते हैं कि पूरे देश की सीमा के अंदर, पूरे देश में जो भी तैयार वस्तुएं हैं, ठीक है, और जो सेवाएं हैं, जो अंतिम वस्तुएं सेवाएं हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को जोड़ते हैं, ये कितना मुश्किल है। आप सोचिए, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में तैयार वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य की गणना करना एक इट इज अ टफ टास्क। हमें अपने सुबह से शाम तक के खर्चे, एक महीने के खर्चे लिखने हो, हमने क्या क्या खरीदा, कितना मुश्किल हो जाता है। और एक पूरे देश के बारे में ऐसा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसके लिए एक पूरा सिस्टम कार्यरत होगा, एक पूरी व्यवस्था इस पे कार्य कर रही होगी। तो इसीलिए भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन और मूल्यांकन करने के लिए हमारे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम शॉर्टकट में CSO भी कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, इसका गठन किया गया है, जो अब NSO कहलाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसके द्वारा नियमित रूप से आंकड़ों का संकलन किया जाता है, और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना भी की जाती है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय को मापने की आधुनिक विधियां क्या क्या हैं, किस किस विधि से राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है, क्योंकि इट इज रियली अ टफ टास्क। कितना मुश्किल है पूरे देश में ये गणना करना कि कौन कौन सी वस्तुएं तैयार थी, लोगों ने खरीदी, अंतिम थी, कितनी सेवाएं लोगों ने अवेल की, किस काम में कितने पैसे लोगों ने खर्च किए। तो एक बात आप जान लो कि ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता। राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, प्रति व्यक्ति आय, ये सब चीजें अनुमानित होती हैं, एग्जैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए कुछ विधियां हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से 3 प्रमुख वैज्ञानिक विधियां हैं जो हम अभी जानेंगे। हालांकि आपकी पुस्तक में 5 विधियों का जिक्र है, तो वो 5 विधियां भी मैं बताऊंगी अभी। पहली विधि है उत्पादन गणना विधि, प्रोडक्शन मेथड। अब देखो, विधि खुद बता रही है कि मैं क्या हूं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, उत्पादन गणना यानी किसकी गणना की जाती है? उत्पादन की। उत्पादन गणना विधि के अंतर्गत उत्पादन की गणना की जाती है। कैसे? तो देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवा क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को जोड़कर
जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है वह इसी उत्पादन गणना विधि के द्वारा निकाली जाती है। यानी कि आप सिंपली समझो कि उत्पादन गणना विधि आ गई, किसकी गणना? उत्पादन गणना, यानी कि उत्पादन की गणना। ठीक है। दूसरी विधि है आय गणना विधि। अब इसमें किसकी गणना? आय की गणना। इस विधि में देश के सभी नागरिकों और उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित कुल आय, जैसे कि मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ का योग किया जाता है। यानी कि आय गणना विधि में किसकी गणना की जा रही है? आय की। आय कैसे? तो सभी नागरिकों की आय और उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनके द्वारा जो भी आय अर्जित की जा रही है। कल के लेक्चर में मैंने यही बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि कैसे उत्पादन के साधन किस किस रूप में आय अर्जित करते हैं, उनके कुल योग को हम आय गणना विधि के द्वारा क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है व्यय गणना विधि। किसकी गणना? व्यय की गणना। समाज, नागरिकों और सरकार द्वारा एक वर्ष में किए गए कुल अंतिम उपभोग व्यय। अच्छा, ये अंतिम उपभोग व्यय क्या है? अंतिम का यहाँ पर मतलब होता है फाइनल। यानी कि इस मामले में जो सपोज हमें अगर एक बैग खरीदना है तो ये अंतिम रूप से हमने खरीदा, यानी कि फाइनली इसको खरीद लिया, करके हमें यूज ही करना है। इससे हमें कोई प्रोडक्शन, कोई नया निवेश नहीं करना, इसे हम अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं। तो अंतिम उपभोग व्यय यानी कि अपने कंजम्पशन के लिए फाइनली जब हम कहीं पर पैसा खर्च करते हैं, कहीं पर कुछ खरीदते हैं, तो इसी को हम कहते हैं अंतिम उपभोग व्यय। तो समाज में नागरिकों के द्वारा और सरकार के द्वारा एक वर्ष में अंतिम उपभोग के लिए जो भी खर्च किया गया है, उस कुल खर्च को और निवेश व्यय को, निवेश व्यय यानी कि हमने कहीं इन्वेस्ट किया, हमने कहीं पर बैंक में जमा कर दिया, हमने कोई शेयर खरीद लिया, इन सारी चीजों को जोड़ करके जो गणना की जाती है उसे हम कहते हैं व्यय गणना विधि। तो बच्चों, ये तीन वैज्ञानिक विधियां बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाए तो लिखिए। और कितना आसान है देखो। उत्पादन गणना किसकी? उत्पादन की गणना। आय गणना किसकी? आय की गणना। और व्यय गणना किसकी? व्यय की गणना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय गणना में आने वाली मुख्य कठिनाइयां। अब इस राष्ट्रीय आय की गणना में, अब अभी मैंने आपको कहा ना कि हमें कहा जाए कि हम अपने एक महीने का कुल व्यय लिखें, तो हम कुछ लिखेंगे, कुछ भूल जाएंगे। कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च किया, कितनी कठिनाई होती है, कितनी मुश्किल होती है। आप तो गणित के 4 सवाल बनाने में परेशान हो जाते हो। तो ऐसे में जो पूरे देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है, इसमें भी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कठिनाइयां आती होंगी, कुछ परेशानियां आती होंगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या परेशानियां आती हैं। क्योंकि विकासशील और बड़ी जनसंख्या वाले देशों जैसे कि भारत में राष्ट्रीय आय का बिल्कुल सटीक अनुमान लगा पाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। यही कारण है कि इस यहाँ पर अनुमानित रूप से काम होता है, लेकिन इसमें भी चुनौतियां आती हैं। कैसे? तो पहली चुनौती है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में अभी भी आप देखोगे कि लोगों को अपनी आय की या तो खुद ही सही जानकारी नहीं है, और है तो वो सही जानकारी देते नहीं है। आज भी ये मानसिकता, ये परेशानी, ये कठिनाई हमारे यहाँ पाई जाती है। तो इस कारण से जब इनके पास इनके वित्तीय लेन देन का कोई लेखा जोखा, कोई रिकॉर्ड, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये अपने आय व्यय की सही जानकारी नहीं दे पाते। और जब जानकारी नहीं मिलेगी, इसी पर तो आधारित है हमारी पूरी गणना विधियां, है ना। तो फिर आंकड़ों को इकट्ठा करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना हमारी संस्थाओं को करना पड़ता है। दूसरा है दोहरी गणना की आशंका। आप एक बार सोच के देखो, 1 मिनट को, कभी आप अपनी क्लास में बैठे हो ना, तो अपने स्थान से ही एक बार अपनी क्लास के सारे बच्चों को काउंट करने की, गिनने की कोशिश करो। कई बार आपको लगेगा हमने उसको दोबारा गिन दिया। कई बार आप एक ही बच्चे को, या कभी आप खुद को गिन करके भूल जाओगे या खुद को गिनना छोड़ दोगे। कहने का मतलब कि कई बार जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं ना, गिनते हैं, गणना करते हैं, तो दोहरी गणना का एक खतरा, एक डर बना रहता है। जैसे कि आपको पता है कि तैयार वस्तुओं को हमें गिनना चाहिए। तैयार वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का हम योग केवल लेते हैं राष्ट्रीय आय के लिए या सकल घरेलू उत्पाद के लिए। लेकिन इस तैयार वस्तु में कई बार क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है उदाहरण मैंने, गेहूं के मूल्य को भी अलग से जोड़ दिया और उसी गेहूं से बने हुए
बिस्किट के मूल्य को भी अलग से जोड़ दिया, है ना। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ खेती में, आपके यहाँ खेत में गेहूं उगाया गया, ठीक है, इस गेहूं के मूल्य को हमने जोड़ लिया सपोज एक्स के रूप में। अब इसी आटे को हमने, इसका इसका जो आटा बना इसको हमने बेच दिया कंपनी में और वहां बन गई बिस्किट। मैं बार बार बिस्किट का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि बिस्किट बच्चों को बड़ी पसंद होती है, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब इस बिस्किट का मूल्य है वाई, इसको भी जोड़ दिया, ये तो ऑलरेडी इसमें शामिल हो गया ना, यानी कि हमने यहाँ पे जब तब 2 बार जोड़ा तो ये डबल गणना हो गई, तो ये कभी भी सही आंकड़ा नहीं आएगा क्योंकि हमें केवल फाइनल प्रोडक्ट का ही वैल्यू देखना है, डबल नहीं देखना। और यहाँ पर जब गेहूं का आटा बन के वो बिस्किट में चला गया तो फिर वो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे हुआ ही नहीं, ये तो तब होता जब ये हमारे घरों में आ जाता, उसकी रोटियां पका के हम खा रहे होते, तब ये होता फाइनल, लेकिन अभी फाइनल कौन है, बिस्किट है। तो यही रीजन है कि कई बार तैयार उत्पाद की जगह पर हम उसके कच्चे माल की भी कीमत को जोड़ लेते हैं। संस्थाओं में ये बड़ी कठिनाई आती है राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद की गणना के तौर पे। नेक्स्ट है गैर मुद्रीकृत लेन देन, नॉन मोनेटाइज्ड ट्रांजैक्शंस। आज के समय भी आप जाओ तो हमारे देश के कुछ ऐसे गांव या कुछ ऐसे ग्रामीण इलाके आपको मिल जाएंगे जहां अभी भी पैसे से चीजें नहीं खरीदी जाती, वस्तु विनिमय होता है, बार्टर सिस्टम चलता है। जैसे अब आइसक्रीम वाला आया तो कई घरों से आप देखोगे मक्का आ गया, गेहूं आ गया, वो देकर के आइसक्रीम खरीद लिया। या फिर आप कई बार ऐसा होता है कि बर्तन वगैरह बिकते हैं तो हमने देखा है कि पुराने कपड़े दे करके लोग बर्तन खरीद लेते हैं, तो वहां पर उस बर्तन की सही कीमत कैसे पता चलेगी, है ना। वहां पर वस्तु विनिमय हो रहा है ना, वहां जब आर्थिक विधि हो ही नहीं रही है और हो भी रही है तो बिना पैसे के हो रही है, तो उसका सही रिकॉर्ड नहीं आ पाता। यहाँ पर कोई बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। अब वस्तु विनिमय हो गया, गेहूं दे करके हमने आइसक्रीम ले लिया, है ना, मक्का दे करके हमने चावल ले लिया, तो फिर इसका कोई आर्थिक रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है। और यही गैर मुद्रीकृत लेन देन हमें राष्ट्रीय आय या जीडीपी की गणना में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करने पर विवश कर देती है। आगे चलते हैं। अब है हमारा अंतिम टॉपिक है यहाँ पर इस चैप्टर का, विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का योगदान। ठीक है, आप जानते हो कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, आय कितनी महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी व्यक्ति, किसी भी राज्य, किसी भी परिवार, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, है ना। तो यहाँ आप क्या देखोगे कि समय के साथ, है ना, आप देखिए कि आज के अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि दादा भाई नौरोजी ने जब 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय की गणना अनुमानित रूप से की थी तो उन्होंने 20 रुपए वार्षिक की बात की थी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि 20 रुपए वार्षिक अगर किसी व्यक्ति की आय आज हो तो क्या वो एक दिन भी भोजन कर पाएगा ठीक से, एक वक्त भी भोजन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। यानी कि समय के साथ व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है और उसकी आय भी बढ़ती है और बढ़नी ही चाहिए। तो इस विकास में चाहे वो देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का बहुत ज्यादा योगदान होता है। यहां पर आपको मैं एक फैक्ट बता दूं बच्चों, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि स्वतंत्रता के बाद 1949 ईस्वी में भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति बनाई थी। इस आय समिति ने 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस समय इन्होंने बताया था कि 1948 से 1949, कब, 1948 से 1949 के समय देश की जो कुल राष्ट्रीय आय थी वो 8,650 करोड़ रुपए थी। कब, 1948 से 1949 के समय कितनी थी देश की राष्ट्रीय आय, 8,650 करोड़ रुपए। वहीं आप देखोगे कि इस समय जो प्रति व्यक्ति आय बताई गई थी वो थी 246
₹1.9 प्रति व्यक्ति आय थी। यानी कि एक व्यक्ति उस समय एक वर्ष मेहनत करने पर औसतन ₹246.9 कमाता था। ये मैं वापस यहाँ पर क्यों आई? इतनी स्लाइड्स के बाद मैं वापस यहाँ इसलिए आई क्योंकि अब जो हम ये पढ़ने वाले हैं, विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का योगदान, है ना, यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि जब हमने 1949 से इस राष्ट्रीय आय का सफर बाकायदा ऑफिशियली शुरू किया स्वतंत्र भारत में, उस समय परिस्थिति क्या थी? 8,650 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय आय और ₹246.9 की प्रति व्यक्ति आय से शुरू किया हुआ सफर आज कहां से कहां पहुंच गया है? हम देश की तीसरी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के आसपास हैं। कितना महत्वपूर्ण हमने स्थान प्राप्त कर लिया है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में। इस चीज को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इस विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का योगदान क्या होता है। अब देखिए, ये जो एक इमेज आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपकी किताब से ही ली गई है, आपकी पुस्तक की इमेज है, और ये एक चक्र को समझा रहा है कि कैसे विकास की क्रिया और आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कैसे कनेक्ट होता है। जैसे जैसे विकास की क्रिया होती है, जैसे जैसे विकास होता है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, वैसे वैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक विकास और ज्यादा होगा, और इसी विकास की क्रिया के अनुसार लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को आर्थिक क्रिया करने के अवसर मिलते हैं, और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। और प्रति व्यक्ति आय का भी यही प्रभाव होता है कि देश का आर्थिक विकास बूस्ट होता है, तेजी से होता है। फिर से समझिए, विकास की क्रिया के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या आते हैं? राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि, और इन दोनों का परिणाम फाइनली हमें आर्थिक विकास के रूप में देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा सर्किल है, ये एक ऐसा चक्र है जो चलता रहता है, और इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे आपके जीवन पे, हमारे आसपास के जीवन पे, और हमारे देश के, हमारे समाज के विकास पे पड़ता है। क्योंकि आप जानते हो बच्चों, हम जितना इनकम हमारी होगी, हमारी प्रति व्यक्ति आय जितनी बढ़ेगी, हमारी समृद्धता, संपन्नता जितनी बढ़ेगी, हम उतने ही शालीन तरीके से, उतने ही सही तरीके से, उतना ही अधिक टैक्स दे सकेंगे, और जितना हम टैक्स भरेंगे उतना ही सरकार हमारे लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चलाती रहेगी, और हमें कहीं ना कहीं समाजवाद के उस कॉन्सेप्ट को, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था शुरू की गई, इसका प्रभाव हमारे समाज के विभिन्न तबकों पर पड़ेगा, और आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज होगी, तीव्र होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का क्या योगदान है। बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस छोटे से चैप्टर में पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे प्रश्न भी आते हैं, लघु उत्तरीय भी आता है, इससे एमसीक्यू भी क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ उत्तरीय भी आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का योगदान क्या है। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिखा जरूर पॉइंट के रूप में है, लेकिन आप इसको प्रश्न के रूप में देखिए, क्योंकि यही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकता है कि देश के विकास में, देश या राज्य के विकास में, किसी भी देश या राज्य के विकास में राष्ट्रीय आय का क्या योगदान हो सकता है, या राष्ट्रीय आय की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इसको अपने शब्दों में लिखिए, है ना। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आए, यही पॉइंट्स आपने लिखने हैं कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा सबसे पहले आप दीजिए। क्या है राष्ट्रीय आय? किसी एक वर्ष के में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। इसके बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, वैसे वैसे देश में उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो, और लोगों के पास पैसा आएगा तभी तो वो निवेश करेंगे। अगर मेरे पास 500 रुपए आ रहा है और मेरा खर्च पहले से 600 रुपए का फिक्स है, तो फिर तो मुझे कर्ज लेना पड़ जाएगा, मेरे पास बचेगा कैसे? लेकिन अगर मेरे पास 1000 रुपए की आय आ रही है और 600 रुपए मेरा खर्च है, तो 400 रुपए मेरे पास बचेंगे, जिन्हें मैं बैंक में जमा करूंगी, या किसी तरीके का निवेश करूंगी, या उसकी बचत करूंगी, है ना। तो ये सब जुड़ा हुआ है। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो निवेश के अवसर बढ़ेंगे।
फिर आप देखो कि सरकार को अधिक कर प्राप्त होता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि पर खर्च किया जा सकता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ये देश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण संकेतक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज्यादा होती है, ऐसा हम मानते हैं कि उस देश की प्रगति हो रही है, उस देश के लोगों की स्थिति अच्छी हो रही है, उन्हें विकास करने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय आय का योगदान। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय का योगदान। आप जानते हो बच्चों, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दीजिए, जो भागफल प्राप्त होता है वही प्रति व्यक्ति आय है, जिसे हम औसत आय के रूप में भी जानते हैं। ये बताता है कि औसतन प्रत्येक व्यक्ति की आय उस देश में कितनी है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। निश्चित रूप से जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, वैसे वैसे लोगों का जीवन स्तर अच्छा होता जाता है। आप सोच के देखिए कि आप एक व्यक्ति हो किसी देश में, आपके देश में प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 50,000 रुपए है, तो आपका जो जीवन स्तर है, और वही प्रति व्यक्ति आय बढ़ के 1.5 लाख हो जाए, तब आपका जो जीवन स्तर होगा, आपको जीवन में जो सुविधाएं मिल सकेंगी, जिन सुविधाओं का वो आप अवेल कर सकेंगे अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के बुजुर्गों के लिए, दवाओं की, शिक्षा की और विभिन्न सुविधाएं जिस तरीके से आप उपलब्ध करा सकोगे, उसमें काफी अंतर आएगा, काफी बेहतरी की तरफ आप बढ़ोगे। इससे लोगों की क्रय शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। यहाँ एक शब्द आया क्रय शक्ति। ये क्रय शक्ति क्या है? आपने बच्चों मैथ्स पढ़ा होगा तो उसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पढ़ा होगा। क्रय क्या होता है? खरीदना, है ना। खरीद मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पे हम बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ विक्रय से कुछ नहीं लेना देना, यहाँ क्रय से लेना देना है, क्योंकि क्रय शक्ति यानी कि लोगों के खरीदने की शक्ति बढ़ेगी। जब आप मार्केट में जाते हो और किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, आपको विभिन्न कपड़े दिखाई देते हैं उसमें, है ना। हर कपड़े का अलग मूल्य है, लेकिन आप क्या करते हो? आप अपने बजट के अनुसार कपड़े खरीदते हो सकता है कि आपका बजट 5,000 रुपए है तो आपने 5,000 के कपड़े खरीदे। मेरा बजट 2,000 रुपए है तो मैं 2,000 के कपड़े खरीदूंगी। तो ये जो बजट है, ये किस आधार पे तय होता है? हमारी आय के आधार पे, कि हमारे पास पैसा कितना आ रहा है, जिसमें से हम कितने पैसे से चीजें खरीद सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, वैसे वैसे क्रय शक्ति में भी सुधार होता है, शिक्षा में भी सुधार होगा, स्वास्थ्य पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और जीवन की गुणवत्ता। अच्छा, ये जीवन की गुणवत्ता क्या है? हम कैसा भोजन खा रहे हैं, हम कैसे स्थान पे रह रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम कैसे विद्यालय में किस तरीके से जा रहे हैं, हम कितने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पा रहे हैं, है ना। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, दैट इज जीवन की गुणवत्ता। ये भी बढ़ती है कब? जब प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है विभिन्न देशों और राज्यों के विकास की तुलना। बहुत महत्वपूर्ण है ये। विभिन्न देशों और राज्यों के विकास की तुलना करने में इसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखोगे कि जब विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट देती है, जब विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट देता है, तो मैंने कल बताया भी था इसको, तो वो उस विकास रिपोर्ट में जो सूचकांक रखते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रति व्यक्ति आय। हालांकि उनके पास एक और ऑप्शन होता है राष्ट्रीय आय का, लेकिन राष्ट्रीय आय से कहीं बेहतर अनुमान, कहीं बेहतर डेटा हमें प्रति व्यक्ति आय के द्वारा मिल पाता है कि उस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी जीवन स्थिति कैसी है, जीवन स्तर कैसा है। इसीलिए जितनी भी संस्थाएं विकास की तुलना करती हैं राज्यों और देशों में, वो प्रति व्यक्ति आय का उपयोग इसके लिए करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अंतिम टॉपिक था, और इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर, ये अब यहाँ पर आके खत्म होता है। जल्दी ही इसके प्रश्नों के साथ भी हम मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो बार बार देखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। बहुत जल्दी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करना शुरू करेंगे, जिसमें कि आपको ये सारे नोट्स सारे नोट्स आपको मिल जाया करेंगे, सारे PDF PPT जो भी कुछ है, व्हाटएवर देयर, सब कुछ आपको मिल जाया करेगा। तो अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ चुके हैं, वहां पे अपना डाउट्स आप पूछ सकते हैं, वहां पे आपको हर चीज व्यक्तिगत रूप से भी बताई जाएगी। यहाँ आपको एक लाइव क्लास दी जा रही है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रयास आपके भविष्य को बहुत ही उज्जवल बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।